आज हम करेंगे अपना लास्ट चैप्टर नंबर 10, जो कि है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। इससे पहले हमने देख लिया कि स्ट्रैटेजी क्या होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है, और स्ट्रैटेजिक प्लानिंग क्या होता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है, विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स और मेथड्स भी हमने किए। अब लास्ट चैप्टर में यहाँ पर हम सीखेंगे कि जब हम स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करते हैं, जो भी आपने इन्वायरमेंट एनालिसिस किया, आपने देखा आप कहाँ जाना चाहते हो, आज की डेट में क्या कर रहे हो, और आपको वो विज़न पाने के लिए आपने क्या ऑब्जेक्टिव्स गोल्स रखने हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को अचीव करने के लिए कैसे स्ट्रैटेजी आपको फॉर्मुलेट करना है। उस ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, तो वो एक्सपैंड जो करेगी वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइंस में भी कर सकती है, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में भी कर सकती है, एक्विजिशन के थ्रू कर सकती है, मर्जर के थ्रू कर सकती है, कि जो मार्केट डेवलपमेंट करके कर सकती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके कर सकती है। मीन्स देयर आर ए लॉट ऑफ वेज कि आपको अगर ग्रोथ चाहिए, एक्सपेंशन ना कह के मैं ग्रोथ वर्ड यूज़ जहाँ ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा, कि ग्रोथ अगर किसी कंपनी को करनी है तो उसके लिए उसके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आउटसाइड। अलॉन्ग विद दैट आपको थ्रेट्स और वीकनेस को भी एनालिसिस करना पड़ता है। तो आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। अब बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है? आप देखोगे, अपना स्वॉट एनालिसिस करके देखोगे कि उसमें से बेस्ट क्या है। वो जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा वो आपको हेल्प करेगा अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ का यूज़ करके अपॉर्चुनिटी कैपिटलाइज करेगा, और आपकी वीकनेस को कम करेगा और थ्रेट को अवॉइड करेगा। तो ये होता है फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी में, ये वाले स्टेप्स आते हैं। जो मैं बोल रही हूँ वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। फिर उसके बाद फॉर्मुलेट कर दिया, क्या काम ख़त्म हो गया? नहीं, देखो, फॉर्मुलेट करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन उसका होता है। अब उस स्ट्रैटेजी को आपने इम्प्लीमेंट करना है। आज मैं एग्जांपल लूँगी, ये सारा चैप्टर मैं सोचा है आज पेप्सिको की एग्जांपल लेते हैं। पेप्सिको बिवरेजेस और फूड प्रोडक्ट्स में डील करता है। जैसे उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हो, उसकी बहुत सारी हेल्थ ड्रिंक्स भी हैं, और इवन जिसमें डाइट कोक वगैरह भी आ जाती है, और इवन वो फूड प्रोडक्ट्स कह लो, फूड प्रोडक्ट्स में वो लेस वगैरह में डील करता है। सनबाइट्स है, चीटोज़ है, मरिंडा, लिप्टन, लेज, ये हेल्दी, लिप्टन जो है वो हेल्दी प्रोडक्ट में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ऑब्वियसली अब उसने अगर सोचा है कि उसने अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाना है इन प्रोडक्ट्स में उसको अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाना है, बट विद विनिंग पर्पस। ये उसका विज़न है कि वो अपने आप को ग्लोबल लीडर बनाना चाहता है फूड एंड बिवरेजेस इंडस्ट्री में, बट अलॉन्ग विद विनिंग पर्पस। विनिंग पर्पस का मतलब होता है कि वो इन्वायरमेंट को विदाउट हार्म किए वो इस अपने विज़न को अचीव करना चाहता है। मीन्स एक सस्टेनेबल विज़न है उसका। जैसे टेस्ला का हमने बताया था कि एक सस्टेनेबल विज़न है। अब वो इसको कैसे अचीव करेगा, राइट? मीन्स ये विज़न है, उसके लिए उसने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई होगी। ऑब्वियसली उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करना है। मान लीजिए वो कहते हैं कि हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करना है, तभी तो वो इन्वायरमेंट पर उनका इम्पैक्ट कम होगा। तो कैसे करेंगे? उसके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको पहले देखना पड़ेगा कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसी है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने से पहले देखा जाता है कि जो आप करना चाहते हो, क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन, क्या उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस जहाँ स्ट्रक्चर हमारा है, अगर नहीं है तो नेसेसरली एडजस्टमेंट की जाती हैं, फिर उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है। एग्जाम्पल पेप्सिको की है कि अगर वो ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, 1997 से शायद पहले की बात है, कि वो अपने फूड जो इसका जो फ्लैगशिप उनका जो बिज़नेस है, तो बट 1997 से पहले, देखो एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, उससे पहले ये जो ऑपरेट करते थे बहुत सारी रेस्टोरेंट चेन्स में भी ऑपरेट करते थे, जैसे कि टाको बेल, पिज़्ज़ा हट एंड KFC, इनका ही था। बट उन्होंने देखा कि जो रेस्टोरेंट चेन है उस पर भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास वो डिवर्ट हो रहे हैं।
चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो डिवर्ट हो रहे हैं, एक एक्सपर्टीज़ लेवल भी वो उनका नहीं था। तो उससे क्या होता था कि उनकी बैलेंस शीट पर इम्पैक्ट पड़ रहा था कि जो वो ग्रोथ फूड एंड बिवरेजेस में चाहते थे वो ग्रोथ उनको नहीं मिल पा रहा था बिकॉज ऑफ रेस्टोरेंट चेन। तो इन्होंने स्पिन ऑफ कर दिया रेस्टोरेंट चेन को, वो अलग एक इंडिपेंडेंट कंपनी बन गई और इनका फूड एंड बेवरेजेस पर इन्होंने कंसंट्रेट करना स्टार्ट किया। और आफ्टर दैट आप देखो, जब इन्होंने स्पिन ऑफ किया था उनको, उसके बाद और ऑब्वियसली इनका स्ट्रैटेजी क्या था, इनका विजन क्या था कि इनको ग्रोथ चाहिए थी, इनको बेस्ट बनना है, ग्लोबल लीडर बनना है, किस में, फूड एंड बेवरेजेस में, विद विनिंग पर्पस। अब इसको अचीव करने के लिए स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि कैसे अचीव करेंगे। अब उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इनको बेस्ट देना था किसको, फूड एंड बेवरेजेस सेक्टर को। बट इनका जो पूरा इंटेंशन है उस पर नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे थे क्योंकि वो डाइवर्ट हो रहा था टुवर्ड्स रेस्टोरेंट चेन। तो कुछ उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्होंने कुछ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस किए। तो वो चेंजेस जो है वो एक तो स्पिन ऑफ कर दिया उस कंपनी को, सेकंड उन्होंने चेंजेस क्या किया कि इन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट लाइन्स है वो डिफरेंट कर दी। जो नॉर्मल प्रोडक्ट लाइन्स हैं, जो शुगरी ड्रिंक है, उनको अलग कर दिया, हेल्दी ड्रिंक्स का अलग सेगमेंट बना दिया, और गुड फॉर यू, नॉट गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर यू का एक सेगमेंट अलग बना दिया। जैसे कोक का जो शुगर वाली है उसका अलग है, हेल्थी के लिए डाइट कोक या गेटरेड एक अलग सेगमेंट बना दिया जिसमें स्पोर्ट्स पर्सनस को ज़्यादा प्रमोट किया गया, उनको एम्बेसडर बनाया गया। थर्ड जो इनका सेगमेंट था, जो ओएकर ओट्स वगैरह होते हैं, राइट, जिसमें लिप्टन वगैरह भी आ जाता है, तो वो सेगमेंट इन्होंने अलग बनाया। तो ऐसे इन्होंने देखा कि हर सेगमेंट को, बिकॉज हम सिर्फ ये नहीं है कि हमें अपने प्रोडक्ट सेल करना है, हम कस्टमर जो आज की डेट में जो कस्टमर है वो हेल्दी भी रहना चाहिए, तो उनको कोई हेल्दी प्रोडक्ट्स वगैरह भी हम सेल करेंगे। तो हेल्दी ऑप्शंस भी अवेलेबल करवाई गई अपने कस्टमर को। तो ये इम्प्लीमेंट किया गया, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज करना, उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन में न्यू प्रोसेसेस वगैरह, न्यू एक्सपर्टीज़ लेवल, वैसे R&D करना। मीन्स इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले देखा जाता है कि क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स की जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। अब जो स्ट्रैटेजी बनती है, क्या कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक जैसी स्ट्रैटेजी बनती है? क्या हर स्ट्रैटेजी हर डिपार्टमेंट या फंक्शन के लिए सेम रहेगी? देखो, घर पर भी जैसे आपकी मदर भी हैं, आपके अगर सिबलिंग्स वगैरह हैं, तो आपके साथ डील करने के लिए अलग स्ट्रैटेजी रखती हैं, और आपकी सिस्टर या ब्रदर के साथ डील करने के लिए अलग स्ट्रैटेजी रखती हैं, क्योंकि दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। तो हर एक को कैसे मोटिवेट करना है, कैसे प्रमोट करना है, कैसे उससे काम निकलवाना है, हर एक के लिए स्ट्रैटेजी। और मदर पापा से काम करवाने के लिए अलग स्ट्रैटेजी रखते होंगे। तो मीन्स डिपेंड अपॉन वो फंक्शंस क्या कर रहा है, वो डिपार्टमेंट फंक्शंस क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी नीड्स क्या हैं, उसमें क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो, आपकी अगर सिस्टर है वो बिना डांट खाए ही बात मान जाती होगी, लेकिन जैसे बॉयज़ होते हैं, मुझे आपका नहीं पता, मैं अपने बेटे की बात करती हूँ। मीन्स मैं अपनी डॉटर को कोई भी काम कहती हूँ, एक बार कहती हूँ चलो मना कर दी, दूसरी बार कहती हूँ थोड़ा सा गुस्सा होके ना, तो वो एकदम से कर देती है। पर बेटा जो है ना, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। उसको तो मीन्स एक तरह से वार्निंग देनी पड़ती है कि घर से निकाल दूँगी अब तुझे, ना काम किया, तेरा खाना बंद कर दूँगी। तो उसकी स्ट्रैटेजी ही अलग है। बेटी को तो थोड़ा सा गुस्सा भी हो जाए तो आंखों में से आंसू आ जाते हैं, उसको तो 2-3 पढ़ भी जाए तो कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग रखनी पड़ती है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। आप अच्छे बच्चे होंगे, मतलब कुछ ब्रैट्स होते हैं, कुछ क्यूटीज होते हैं, राइट। तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में हर डिपार्टमेंट की अलग से स्ट्रैटेजी होती है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की अलग से स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, HR डिपार्टमेंट की एक सेपरेट स्ट्रैटेजी है। तो आज के इसी चैप्टर में हमने हर फंक्शनल लेवल पर स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जाती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले करेंगे प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। देखो, मार्केट आज ज़्यादा फेमस कौन सी है ना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। कहते किसी ऑर्गेनाइजेशन की अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट हो ना, तो वो शुगरी ड्रिंक को भी बेच के बिलियंस ट्रिलियंस का बिजनेस बना सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोक क्या है, एक शुगरी ड्रिंक है, पेप्सी भी एक शुगर ड्रिंक है।
तो बिलियन ट्रिलियंस का उनका बिजनेस है, ओनली बिकॉज ऑफ देयर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनका कैसा रहता है, वो पता मार्केटिंग की किस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि गुड ब्रांड्स जो होते हैं ना, दैट सेल यू अ प्रोडक्ट। जो गुड ब्रांड्स होते हैं वो आपको प्रोडक्ट सेल करते हैं, बट जो लेजेंडरी ब्रांड्स होते हैं सेल यू एन इमोशन, वो आपको इमोशन सेल करते हैं। कैसे? जैसे आज की डेट में पेप्सी है, पेप्सी की न्यू ऐड देखो, राइज अप बेबी, मैं आपको दिखाती हूँ तो आपको पता चलेगा कि वो अच्छा बीच में ड्रिंक का कहीं बात नहीं हो रही, वो आपको इमोशन के साथ मार्केटिंग करते हैं आपके। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको, शायद वॉल्यूम थोड़ा लो है, मैं लाउड कर देती हूँ। अब देखो, ये देखो एकदम छोकर लगता है। खुद के पैरों पे थोड़ी ना खड़ा हुआ है। एक्सक्यूज मी, आजकल के बच्चे अटेंशन के लिए फालतू का नाटक करते हैं। 500 एंटरटेनमेंट रियल जॉब थोड़ी है, इसके जैसे मत बन। ए छोड़े, सबका सुनने का, खुद का करने का, तू तेरा कर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ इमोशंस को यूज़ करके कैसे मार्केटिंग किया गया है। ऐसे ही एक और ऐड दिखाती हूँ जो गर्ल्स पर, तो ऐसे ही एक ऐड गर्ल्स पर भी है, वो भी एक बार देख लीजिए। अगर आपको नहीं देखना तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं, जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम को आगे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। लड़कियों से बड़ी प्रॉब्लम है। लड़की की शादी तो टाइम पे हो जानी चाहिए। टाइम से नहीं, मर्जी से होनी चाहिए। कौन सा काम रात के 12 बजे खत्म होता है? 12 बजे भी खत्म नहीं होता। जो भी हो, एक्शन तो हीरो ही करेगा ना। पर इस फिल्म की हीरो तो मैं हूँ। सबकी सुनोगे तो खुद की कब करोगे? तो आप देख सकते हैं कि इसमें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कंपनीज़ का, कि वो कैसे इमोशंस को बेस बना के अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, राइट। तो आज की डेट में हर कोई यही यूज़ करता है। तो हर एक का देखो, हर कंपनी का अपना एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ये मैंने आपको पेप्सी की दिखाई है कि पेप्सी का अपने हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहता है। अगर मैं बात करूं कि उसके जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं उसको उन्होंने जो है वो स्पोर्ट्समैन पर्सन्स के साथ एम्बेसडर बनाए हैं, उनके साथ जो है वो कनेक्ट किया है। ऐसे ही जो हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं उनका जो ओट्स वगैरह हैं उसको उन्होंने फैमिली के साथ कनेक्ट करके जो है मार्केटिंग की हुई है। तो दैट इज़ कॉल्ड द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो मार्केटिंग काफ़ी टाइप से होता है, बट आज हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट हमारा फंक्शनल स्ट्रैटेजी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। देखो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर मार्केट में आपने जो मार्केटिंग की है, ऑब्वियसली आपका उसके बिहाइंड एक ऑब्जेक्टिव होगा कि आप अपने सेल्स को इतना राइज करना चाहते हो। सेल्स तो राइज हो जाएगी, लेकिन उतना आपका प्रोडक्शन भी होना चाहिए। कस्टमर तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, बट आपके पास उतनी फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे आप उसकी डिमांड को या नीड को सेटिस्फाई करोगे। और आपने हेल्दी प्रोडक्ट के लिए जो प्रॉमिस तो कर दिया है, लेकिन ऐसा हेल्दी कुछ आपके प्रोडक्ट में है ही नहीं। आपका R&D वैसा नहीं है। आपकी R&D स्ट्रैटेजी मीन्स सभी स्ट्रैटेजी एक साथ इंटीग्रेट होनी चाहिए। जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जो R&D स्ट्रैटेजी है, जो फाइनेंस स्ट्रैटेजी है, वो इंटीग्रेट होनी चाहिए सबके साथ। मीन्स प्रोडक्शन के साथ भी वो इंटीग्रेट होनी चाहिए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को उतने प्रोडक्ट्स को जो भी सेल्स फोरकास्ट किया है, जो मार्केटिंग के अकॉर्डिंग आपने फोरकास्ट किया है, उतने प्रोडक्ट्स अवेलेबल मार्केट में करवाने होंगे। और जो प्राइस आप प्रॉमिस कर रहे हो या जो क्वालिटी आप प्रॉमिस कर रहे हो, वो क्वालिटी को भी प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन प्रोसेस को रन कर रहे हैं उनको इंश्योर करना पड़ेगा। अगर आप हर प्लेस पर अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हो तो प्रोडक्शन सिस्टम आप एक प्लेस पे नहीं रख सकते।
और अगर आप कॉस्ट कम करना चाहते हो तो सभी प्रोडक्शन के ऑपरेशन आप खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, आपको अलग अलग उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। हो सकता है किसी सिस्टम में आप बहुत ज़्यादा आप एफिशिएंट हो, पर कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा प्रोसेस हो सकता है या कोई ऐसा कंपोनेंट हो सकता है कि अगर आप इन हाउस बनाते हो तो आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है। ये सब कुछ सोचना पड़ता है किसमें, प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में। तो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी आपस मतलब कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग जो फंक्शन होता है। तो एक्चुअल में जब भी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बनाई जाती है तो किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, या कौन कौन से स्टेप्स जो परफॉर्म किए जाते हैं, ये देखने के लिए तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि किसी कंपनी में प्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो हम पेप्सिको का ही प्रोडक्शन देखते हैं, फिर प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी को उसके साथ रिलेट करके देखेंगे। तो हम प्रोडक्शन देखते हैं किसका, पेप्सिको का। देखिए, जो पेप्सी का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर पहले इसका वाटर जो है, वाटर को उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है जो कि कैंस में फिल होना है। अच्छा, वाटर फैसिलिटी कैसी होगी, उसका लेआउट कैसा होगा, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, वो सब कुछ। फिर उसमें जो कार्बोनेट मिक्स किया जाता है, उस वाटर में मिक्स किया जाता है, कितना मिक्स करना है, किस टाइम पे वो मिक्स करना है, कितना टेम्परेचर रखना है, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पर डिसाइड है। मीन्स प्रोसेसेस क्या होंगे। अच्छा, इनके जो ये कार्बोनेट बनता है, जो मिक्स किया जाता है, उसके सिर्फ 3 ही फैक्ट्रियाँ और एक ही प्लेस पर है। कितना शुगर जो है, शुगर में शुगर ड्रिंक में कितना डालना है वो डिसाइड किया जाता है। अच्छा, जो बॉटलिंग है, बॉटलिंग उनकी जो बॉटलिंग वो खुद बनाएंगे या उसको जो है आउटसोर्स करेंगे, वो डिसाइड किया जाता है। इनका बॉटलिंग फैक्ट्रीज खुद की हैं। अच्छा, एक टाइम में कौन सी बॉटल्स कितनी बनेगी, क्योंकि ½ लीटर की होती हैं और 1 लीटर की होती हैं, 2 लीटर्स की, वो सारा डिसाइड किया जाता है। कितने बैचेस में एक प्रोडक्शन होगा वो डिसाइड किया जाता है। अच्छा, कितना ऑटोमेशन होगा और कितना जो है वो मैनुअल होगा, कहाँ पर क्वालिटी चेक किया जाएगा, कितनी बार क्वालिटी चेक होगा, इंश्योर किया जाएगा कि जो भी जितने भी बैचेस हैं उन सब का टेस्ट सिमिलर रहे, वो डिसाइड किया जाता है। फिर कितने जो बॉटल्स हैं 1 टाइम में पैक किए जाएंगे, जैसे इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आपने देखा था कि वो कितना किया जाएगा, वो डिसाइड किया जाता है। कितना ऑटोमेशन होगा, कितना मैनुअल होगा, कितनी मशीन एट ए टाइम काम करेंगी, किस प्लांट में करेंगी, और वो प्लांट कहाँ पर होगा। अगर उसकी डिमांड पेप्सी की बढ़ गई है तो क्या हम इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं कि नहीं, किस सीक्वेंस में ये सारा काम होगा, पहले बॉटल्स आएंगी, फिर लेबलिंग लगेगी, या पहले कैन फिल होगा, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। और ये इंश्योर किया जाता है कि हर जगह पर उतनी डिमांड, जितनी डिमांड है उतनी बॉटल्स पहुंच पाएँ। और वहाँ से वो खाली जो बॉटल्स होती हैं उनको लाया जाता है, फिर उनकी क्लीनिंग वगैरह की जाती है, एंड अगेन उनको फिल किया जाता है। फिल करके फिर दोबारा से उनको उनके रिक्वायर्ड प्लेस पर जो है, जहाँ पर भी वेयर हाउस में या डायरेक्ट जो है वो डीलर के पास पहुँचाना है, वो सारा लॉजिस्टिक या सप्लाई चेन इंश्योर किया जाता है। तो कैंस जो हैं, कैंस में भी जब प्रोडक्शन होगी तो वो देखते हैं कि कैंस जब टाइट हो जाएंगे, जब उनके कैप लगा दिया जाएगा, फिर उनको ना क्या कहते हैं, टर्न किया जाता है, ये इंश्योर करने के लिए कि सभी कैंस जो हैं वो टाइटली जो है वो क्लोज हो गए हैं या नहीं। फिर उनको पैक किया जाता है। मीन्स हर एक जो बॉटल्स है उनकी पैकिंग अलग अलग है, उनका क्वालिटी चेक अलग अलग है, कब कौन सा होना है वो सब इंश्योर किया जाता है। ये होता है हमारा कौन सा, प्रोडक्शन सिस्टम। तो ये हमारा प्रोडक्शन सिस्टम है। तो अल्टीमेटली हमने क्या देखा कि जो भी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी है उसमें बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। क्या कि हमारी प्लांट की लोकेशंस क्या होंगी, कितनी जो है, जैसे पेप्सिको है 200 कंट्रीज़ में ऑपरेट करता है, बिकॉज़ एक प्लेस से दूसरी प्लेस से पर जाना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत कम आती है, क्योंकि इसमें जो बॉटल है वो कम कॉस्ट पे होती है। अगर हम लोकली उसको प्रोड्यूस करेंगे तो हमारा मार्जिन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारा कुछ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में ही डिसाइड किया जाता है। और इवन कितने जो प्लांट्स है, प्लांट का लोकेशन क्या होगा, प्लांट का लेआउट कैसा होगा, प्लांट का में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका शेड्यूलिंग और सीक्वेंस क्या होगा, उसमें कितना ऑटोमेशन होगा, एक प्लांट कितनी कैपेसिटी पर काम करेगा,
और जो भी मशीनरीज़ हैं, कितनी स्मॉल स्केल मशीनरी रखनी है, जब बिग मशीनरीज रखनी है, उनकी मेंटेनेंस कब कब की जाएगी, ये सब कुछ होता है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। जो अभी तक आप OM में पढ़ चुके हो वो सब कुछ कहाँ पर फॉलो किया जाता है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में। हमने देखा था कि जैसे आपने कॉस्टिंग में भी पढ़ा होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग जब पढ़ते हो तो कोई कंपोनेंट अगर आपका कंट्रीब्यूशन जो है कम देता है तो आप उसको आउटसोर्स कर देते हो। तो ये भी देखा जाता है कि क्या सभी कंपोनेंट्स हम खुद करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन। जैसे पेप्सिको में वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या है कि उनका जो बॉटलिंग्स हैं, तो बॉटलिंग वो खुद बनाएंगे या आउटसोर्स करेंगे। अगर खुद बनाने में कम कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, तो वो खुद प्रोड्यूस करेंगे। और सेकंड, उनको क्या चाहिए, जैसे लेस है, लेस डिपार्टमेंट है, तो लेस के लिए पोटैटोस चाहिए। क्या पोटैटो फार्म्स वो खुद जो है एक्वायर करेंगे या खुद ओन करेंगे या कहीं से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आउटसोर्स करेंगे? तो इनके खुद के ही हैं, उनका वर्टिकल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनका मार्जिन भी ज़्यादा होता है। और ट्रॉपिकैनो है, तो उसके लिए जो फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो फ्रूट्स भी फार्म्स इनके अपने होंगे या आउटसोर्स करेंगे। ये सब कुछ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में ही, मीन्स वर्टिकल इंटीग्रेशन कितना करना है वो भी ये खुद डिसाइड करते हैं। दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्टिकल इंटीग्रेशन करना जा रही है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत होता है, तो आपको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी वहाँ पर करना पड़ता है। तो दिस इज़ द प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में ये OM सारे का सारा ही आता है। तो देखिए, चलिए आपकी बुक में से एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने ये सब कुछ कैसे लिखा हुआ है। तो आप अपने नोट्स निकाल लीजिए, जितना मैंने बोला है वही लिखा है प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो लेकिन इसको लिखना कैसे है वो एक बार हम देख लेते हैं। चलिए आइए अपने नोट्स में। सबसे क्या पहले दिया हुआ है, यहाँ पर वैसे ही दिया हुआ है कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन फंक्शन वाइज। पहले फॉर्मुलेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आप देखते हो अगर फंक्शन वाइज भी आपको फॉर्मुलेट करनी है, सबसे पहले देखते हो कि आपके पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। फिर उसमें से बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होगा जो कि हमारी स्ट्रेंथ के साथ मैच करे और हमारी वीकनेसेस को करेक्ट करे। ऐसे ही फॉर्मुलेट होती है, चाहे कॉर्पोरेट लेवल पर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करो या फंक्शन लेवल पर फॉर्मुलेट, तो ऐसे ही होगी। फिर उसका इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट करने के लिए ऑब्वियसली हो सकता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा कि क्या हमारी प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में वो इफेक्टिवली फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम देखेंगे अगर इफेक्टिवली फिट नहीं हो रहा है तो हम देखेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है और उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट्स कर देंगे। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हम फंक्शन वाइज स्ट्रैटेजी कैसे लगाते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जितना आपने सेल फोरकास्ट किया है अगर उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन ना हो पाया तो आप जो कस्टमर की नीड है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। नीड सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका कस्टमर क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, आप सेल लूज़ कर जाओगे। अच्छा, अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी, ये तो लो प्रोडक्शन है अगर कम प्रोडक्शन की, बट अगर आपने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी तो इन्वेंट्री पाइल अप हो जाएगी, इन्वेंट्री की कॉस्ट बढ़ जाएगी, हो सकता है कि ऑब्सलीट भी हो जाए। तो ये इश्यूज़ कुछ होते हैं, इसलिए इनको टैकल करने के लिए प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। तो प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी में हम क्या क्या डिसाइड करते हैं, हम देखते हैं कि कितने प्रोडक्ट्स हम बनाएंगे, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाएंगे, किस कैपेसिटी पे हम ऑपरेट करेंगे, हमारे प्लांट की लोकेशन क्या होगी, उसके लिए कौन कौन सी बिग मशीन्स होंगी जहाँ स्मॉल मशीन्स होंगी, क्या क्या इक्विपमेंट्स होंगे और उनका मेंटेनेंस हम कब कब करेंगे। ये सब कुछ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी से आता है। तो जब भी हम किसी भी प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, मैं अंडरलाइन करी जा रही हूँ कि जितना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले जब प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे तो सबसे पहले कॉर्पोरेट प्लान को स्टडी किया जाता है। अब मुझे ये नहीं पूछना कॉर्पोरेट प्लान क्या होता है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर पर। तो हम अपने कॉर्पोरेट प्लान को, जो भी उसके शॉर्ट टर्म होंगे या लॉन्ग टर्म होंगे, उसको हम स्टडी करते हैं एंड अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। अगर हम देखें तो पेप्सिको के, तो वो फूड एंड बेवरेजेस को जो है वो ग्लोबल लीडर बनना चाहता है विद विनिंग पर्पस। तो उसके लिए ऑब्वियसली कॉर्पोरेट प्लान क्या है कि उनको हेल्दी प्रोडक्ट्स बनाने हैं, उनको जो गुड फॉर यू प्रोडक्ट्स बनाने हैं और इवन फन प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं जो पेप्सी है। अब उसके लिए ये तो कॉर्पोरेट प्लान है कि इतने इतने बनाने हैं, इन कस्टमर की ये नीड को, तो ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। ओके, इसके लिए हम इतना प्रोडक्ट्स जो हैं इस
कितने पैकेजिंग में बनाएंगे, कितने बैचेस में बनाएंगे, वो सब कुछ देखा जाता है। फिर हम देखते हैं कि देखो कॉर्पोरेट प्लान ये है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है। फिर हम देखते हैं कि हमारे प्रेजेंट जो ऑपरेशंस हैं क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव किया उसको फुलफिल किया जा सकता है क्या। प्रेजेंट जो भी हमारे ऑपरेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जितना हम प्रोडक्ट सोच रहे हैं, जितनी कैपेसिटी पर सोच रहे हैं, या जैसे क्वालिटी हम इंश्योर कर रहे हैं, या जिस कॉस्ट पे बनाना चाह रहे हैं, क्या वो पॉसिबल होगा या नहीं होगा। मीन्स आप प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशंस को देखते हैं एंड प्रेजेंट और फ्यूचर इन्वायरमेंट, कि अगर फ्यूचर इन्वायरमेंट को भी देखा जाता है कि कल को अगर हम इस प्रोडक्ट को मार्केट में लाएंगे तो ऑब्वियसली इसका डिमांड बढ़ेगा, राइट। और कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है वो डिमांड करेंगे। हो सकता है इसके जो है इस प्रोडक्ट को कल को हमें स्मॉल क्वांटिटी में भी बनाना पड़े। जैसे आपने देखा होगा कि कोक वगैरह है, कोक के छोटे छोटे कैंस भी आते हैं, एक तो 500 ml का आता है, 200 ml, और आई थिंक मैंने 100 ml यहाँ दुबई में तो मैंने बहुत टाइप के मीन्स स्मॉल, बड़ा कैन, बिग कैन, ऐसे बहुत देखे हैं। रिव्यूज सेल फोरकास्ट, देखो पहले उन्होंने क्या किया, पहले देख लिया कॉर्पोरेट प्लान क्या है। अच्छा, हमें 3 टाइप के जो है प्रोडक्ट बनाने हैं और हमें जो है कार्बन फुटप्रिंट्स भी है, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव सेट के लिए ओके हम ऐसे ऐसे हमें इतना जो है वो प्रोडक्शन इन प्रोडक्ट्स का करेंगे, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा जो प्रेजेंट ऑपरेशनल लेवल है वो कैसा है, या फ्यूचर इन्वायरमेंट कैसा होगा, वो स्टडी कर लिया। फिर डिसाइड किया जाता है कि सेल फोरकास्ट, अभी सेल्स फोरकास्ट भी तो किया होगा कि इतनी डिमांड हो सकती है, उसको भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई फ्यूचर में इतना सेल हो सकता है, वो उसको ध्यान में रखा जाता है। या हम किसकी जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो है वो कम प्राइस की कर रहे हैं या प्रीमियम कर रहे हैं, वो सब कुछ देखा जाता है। या हम देख रहे हैं कि मार्केटिंग ऐसी की जाती है कि रूरल एरिया में भी अवेलेबल हो, तो प्रोडक्शन जो है प्रोडक्शन फिर हमारा रूरल एरिया में भी हमारा सेटअप होना चाहिए, तो ये सब कुछ देखा जाता है। आफ्टर दैट हम जो है स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो ये 3 स्टेप्स तो इजी हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग है, तो पहले 3 स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कॉर्पोरेट प्लान और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ये सब कुछ देखते हैं कि कॉर्पोरेट ने ऑब्जेक्टिव से और प्लानिंग कैसे बना रखी है, उसको स्टडी किया जाता है। फिर हम करते हैं कि हमारी प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन और इन्वायरमेंटल फोर्सेस कैसी हैं। इट मीन्स कि हम देखते हैं हमारी अभी हम किस लोकेशन पे ऑपरेट कर रहे हैं, हम किस कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रहे हैं, राइट। हमारे पास अभी स्किल सेट कैसा अवेलेबल है, हमारा लेआउट कैसा है, हमारी मशीनरीज कैसी हैं, उनका मेंटेनेंस कैसे रखते हैं, हम क्वालिटी चेकअप्स कैसे करते हैं, ये सब कुछ, ये प्रेजेंटली सब कुछ जो है डील किया जाएगा। कौन सी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, कौन सी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, या मटेरियल हैंडलिंग कैसा है, वेस्टेज कितनी हो रही है, ये सब कुछ। इवन पेप्सिको ने भी ये सब कुछ अंडरस्टैंड करके जो अपना वाटर कंजर्वेशन है वो काफ़ी हद तक कंजर्वेशन करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे उनको काफ़ी प्रॉफिट अराउंड आई थिंक 80 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। तो ये सब कुछ पहले एनालिसिस करोगे ना, प्रेजेंट पोजीशन को, इन्वायरमेंटल फोर्सेस कैसी हैं, वो सब कुछ स्टडी करके ये सब कुछ स्टडी किया जाता है। तो आप लिख लो लोकेशन, कैपेसिटी, स्किल सेट, लेआउट, मशीन, मेंटेनेंस, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, मटेरियल हैंडलिंग, ये सब कुछ स्टडी किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं रिव्यू सेल फोरकास्ट। अब जब ये स्टडी किया तो आपको पता चल गया ना कि हम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, किस टाइम पर कर सकते हैं, कितने एट ए टाइम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, किस क्वालिटी का कर सकते हैं, किस प्राइस का कर सकते हैं, वो सब कुछ कर लिया। फिर हम देखेंगे कि भाई रिव्यू सेल फोरकास्ट कितना है, क्या प्रेजेंट जो हमारे पास ऑपरेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। तो देखा जाता है तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर होता है वो पार्टिसिपेट करता है जो भी सेल्स गोल सेट किए जाते हैं, ताकि सेल्स गोल जो रिकंसाइल किए जाए ऑपरेशनल लिमिट से, कि कितना हम कितने लेवल पर ऑपरेट कर सकते हैं। एक बार ये सेल्स गोल्स हमने डेवलप कर लिए, मींस जो मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर है उसने ये गोल्स डेवलप कर लिए, इसका इम्पैक्ट पड़ता है कि कैसा मार्केटिंग, मींस कितने प्रोडक्ट हम कितने किस टाइम लिमिट में सेल कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट कितने हमने सेल करने हैं, और R&D कैसा रहेगा, और न्यू प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी साथ के साथ एग्जामिन किया जाता है। तो अल्टीमेटली जब आप कॉर्पोरेट प्लान्स देख लेते हो, उसके बाद हम अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस को देखते हैं, फिर हम सेल्स को भी रिव्यू करते हैं कि कितना सेल्स होना चाहिए, या
कौन सा मार्केटिंग मिक्स होना चाहिए, कितने प्रोडक्ट्स कितनी क्वांटिटी में हम कब सेल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग R&D वगैरह जब न्यू प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी एग्जामिन किया जाता है। अब ये सब कुछ देख लिया कि हमारा कॉर्पोरेट प्लान क्या है, हमारे एग्जिस्टिंग जो है वो ऑपरेशन सिस्टम क्या है, क्या सेल्स गोल रखेंगे, क्या मार्केटिंग मिक्स रखेंगे, ये सब कुछ डिसाइड करने के बाद अब स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट की जाती है कि इसको अब अचीव कैसे करना है। तो उसके बाद एंड में मेकिंग ए स्ट्रैटेजिक डिसीजन, अब स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाए जाएंगे कि भाई जो सेल्स गोल्स रखे हैं, जो आपने मार्केटिंग मिक्स रखा है, उन ऑब्जेक्टिव्स को जो भी प्राइस आपने मार्केटिंग में यूज़ किया है कि इस प्राइस पर या इतनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट है, उसको कैसे अचीव किया जाएगा। तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग किया जाता है। सबसे पहले प्रोडक्शन मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर ये डिसाइड करेंगे कि उनका जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो किस एक्सटेंट तक होगा। इसमें आप साथ में लिख लो वर्टिकल इंटीग्रेशन कितना होगा। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप जिस प्रोडक्ट में, आप मान लीजिए किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल मिल रहा है, क्या वो रॉ मटेरियल के बिजनेस में को भी आप ही ऑपरेट करोगे, या इस प्रोडक्ट को जब सेल किया जाता है, या जो भी लॉजिस्टिक सिस्टम इसके लिए यूज़ किया जाता है वो भी आपका होगा, आप अपना यूज़ करोगे, या इसको आउटसोर्स करेंगे। वर्टिकल इंटीग्रेशन के आप बैकवर्डली कितना जाओगे, फॉरवर्डली कितना जाओगे, डिपेंड अपॉन आपके पास इन्वेस्टमेंट कितना है, या वो कितना आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रहा है। तो एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी जैसे पेप्सिको है, उसका एक्सटेंट ऑफ वर्टिकल इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। जितना भी रॉ मटेरियल है, जो पोटैटो फार्म्स वगैरह हैं, जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, उनके सबके फार्म इन्होंने ही ओन किए हुए हैं। इवन बॉटलिंग फैसिलिटीज़ भी इनकी खुद की है। और ऐसे ही इनके जो वेयर हाउस हैं, आगे जाके इनका जो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक सिस्टम है वो भी इन्होंने ओन किया हुआ है। तो जब आपका वर्टिकल इंटीग्रेशन काफ़ी बड़ा होता है तो ऑब्वियसली उसमें आपका कंट्रोल ज़्यादा होता है, और समटाइम्स जितना भी कंट्रीब्यूशन अदर एक्टिविटीज़ का है वो भी सारा आप ही जो है वो कह लो कि एक तरह से आपके पास ही आता है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट बन जाता है। तो सॉरी, जो बार्गेनिंग ऑफ सप्लायर्स है, जब बार्गेनिंग ऑफ बायर्स है, जब वर्टिकल इंटीग्रेशन ज़्यादा होता है तो वो कम हो जाती है, जिससे ऑब्वियसली आपको एक कॉस्ट बेनिफिट मिलता है। आपका कितना एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी होगा वो तो डिपेंड करता है ना कि आपके पास कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि आपका साइज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है फिर। तो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है वो भी डिपेंड करती है कि आप कितना प्रोडक्शन एक्टिविटी को एक्सटेंड कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ कितना अवेलेबल है, एक्सपर्टीज़ ही आपको बता पाएगा कि आप कितना इंटीग्रेशन करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और लास्ट में ऑब्वियसली आप एक कॉस्ट बेनिफिट एम्प्लीकेशन तो दिखते ही हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है, आप लिख देना। पहले वर्टिकल इंटीग्रेशन आप समझा देना, ठीक है, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, फिर आप बता देना कि कितना जो है इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हो, और वो टोटली डिपेंड करता है कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी होगी कंपनी की, और उनके पास मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ है, एंड में कॉस्ट बेनिफिट इम्प्लीकेशन भी आपके डिसीजन मेकिंग पर इम्पैक्ट डालता है। तो जब आपने दोबारा से देखो, जब आप प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हो, ऑब्वियसली इतना बड़ा बड़ा तो नहीं लिखोगे। सबसे पहले अपने कॉर्पोरेट प्लान और उनके ऑब्जेक्टिव्स को स्टडी करो, फिर आप अपनी एग्जिस्टिंग जो ऑपरेशंस लेवल है उसको स्टडी करो, उसमें ये पॉइंट्स आप लिख देना। फिर आप सेल्स को रिव्यू करते हो और मार्केटिंग मिक्स को भी रिव्यू करते हो, देन आप जो है वो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हो। अब स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले देखोगे कि किस एक्सटेंट तक प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी, तो इसमें वर्टिकल इंटीग्रेशन को आप एक्सप्लेन करेंगे, और वो किस पर डिपेंड करता है, और ये 4 पॉइंट्स जो हैं 4 पॉइंट्स आप लिख देना, दैट्स इट। नेक्स्ट, फिर आप देखते हो कि आपका चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगा। चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, देखो हम मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, कितना ऑटोमेशन होगा, क्या लेआउट होगा, राइट, क्या मेथड्स के हैं हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ये सिर्फ तब नहीं डिसाइड किया जाता जब न्यू प्रोडक्ट्स होता है। इवन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी हम जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को रिव्यू करते हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप ओल्ड मेथड्स के साथ जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो इट मीन्स कि आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है और कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है।
तो अगर आपको कंपटीशन से बीट करना है तो न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो मेथड्स आ रहे हैं आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में सबसे पहले देखा जाता है कि प्रोडक्ट डिज़ाइन कैसा है। ऑब्वियसली प्रोडक्ट का डिज़ाइन जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए सिंपल किया जाता है, जो प्रोडक्ट के डिज़ाइन को सिंपल किया जाता है ताकि हमारी इकोनॉमिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है हो पाए। सबसे पहले स्टडी किया जाता है, रिव्यू किया जाता है प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन होगा उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जो हैं वो एस्टैब्लिश किए जाते हैं। तो पहले तो रिव्यू किया जाता है कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन क्या है और स्पेसिफिकेशन जो है बनाई जाती हैं कि हम जो है इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ। फिर हम कौन सा मेथड मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करेंगे ताकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो ऑप्टिमम हो, ठीक है। मीन्स हमें कितनी बैचेस में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, एट अ टाइम कितना रॉ मटेरियल मंगवाना है, वो सब कुछ डिसाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि EBQ कर लो आप यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखा जाता है कि आप जो कौन सी मशीन, कितनी मशीन है, नंबर ऑफ़ मशीन्स कितनी होनी चाहिए वो डिसाइड किया जाता है। अच्छा, उनका लेआउट क्या है, फैसिलिटी लेआउट हमने किया था, ठीक है, वो डिसाइड किया जाता है कि लेआउट है कि जो हमारा डिस्टेंस है वन मशीन वो कम हो ताकि जो हमारा कॉस्ट पड़ता है एक मशीन से दूसरी मशीन पर जाने के लिए वो मिनिमाइज हो पाए। फिर हमारी मटेरियल हैंडलिंग कैसा होगी और मशीन हैंडलिंग कैसे होगी ताकि हम ऑप्टिमम यूज़ कर सकें सभी रिसोर्सेज का, वो सब कुछ यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। तो अल्टीमेटली आपको चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या लिखना है। चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि हमने मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा जो कह लो कि कौन सा वे ऑप्ट करना है, कौन सा मेथड ऑप्ट करना है। इसमें सीक्वेंसी, शेड्यूलिंग सब कुछ आता है। ये सिर्फ न्यू प्रोडक्ट्स के लिए नहीं किया जाता, ओल्ड प्रोडक्ट्स या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के लिए भी किया जाता है। बिकॉज सम टाइम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो इतना ओल्ड होता है कि उससे आपका जो मैन्युफैक्चरिंग करने का कॉस्ट है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो आप उसको चेंज कर सकते हो, आप मशीनरी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, अपनी फैक्ट्री का लेआउट चेंज कर सकते हो, उनका सीक्वेंस शेड्यूलिंग चेंज करके आप अपनी कॉस्ट को जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम कर सकते हो। जब प्रोडक्ट के डिज़ाइन को रिव्यू करके आप अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। तो यहाँ पर पहले लिख लेना कि आप जो है एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज भी रिव्यू करती है अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ताकि वो अपनी कॉस्ट को लोअर कर सके। तो उसके लिए प्रोसेस में कौन से के स्टेप्स लिए जाते हैं, पहले तो हम प्रोडक्ट डिज़ाइन का रिव्यू करते हैं, फिर हम देखते हैं कि अब उसको बनाने के लिए हम कौन सा मैन्युफैक्चरिंग मेथड यूज़ करेंगे। फिर हम उसके अकॉर्डिंग उतनी मशीन्स, टूल्स और इक्विपमेंट्स को जो है उसके लिए रिक्वायर्ड है उनको एक्वायर करते हैं। फिर उनका लेआउट ऐसा रखा जाता है कि हम जो स्पेस है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएँ और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम कर पाएँ। और फिर प्लान किया जाता है जो भी, जैसे कैसे हम मटेरियल हैंडलिंग करेंगे या मशीन की या मैन पावर, उनको कैसे एस्टेब्लिश किया जाएगा, उनकी कैसे प्लानिंग की जाएगी ताकि उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाए। तो दीज आर द स्टेप्स फॉर चॉइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो 2 स्टेप्स कर चुके हैं। सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी कितनी रखनी है, एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, राइट, कितना वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक कीवर्ड याद कर लो, वर्टिकल इंटीग्रेशन। फिर हम देखते हैं कि हमारा चॉइस ऑफ, अब उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा प्रोसेस हम लगाएंगे। तो प्रोसेस करने के लिए हम पहले रिव्यू करते हैं अपने प्रोडक्ट को, डिज़ाइन को, ताकि हमारी इकोनॉमिकली मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल हो पाए। देन आफ्टर दैट हम मेथड ऑप्ट करते हैं कि कितने बैच में हमने इसको प्रोड्यूस करना है। उसके अकॉर्डिंग मशीन्स वगैरह जो है, टूल्स इक्विपमेंट्स है, वो हम एक्वायर करते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं, फिर उनका लेआउट करते हैं, देन हम उनको एस्टैब्लिश करते हैं और प्लानिंग करते हैं कि कैसे यूज़ किया जाएगा ताकि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाए। थर्ड, सब कुछ हो गया, हमने इंटीग्रेशन सोच लिया कितना होगा, वर्टिकल इंटीग्रेशन कितना होगा, कौन सा प्रोसेस हम यूज़ करेंगे। अरे किस कैपेसिटी पर आप प्रोडक्शन करोगे एट ए टाइम, आप किस कैपेसिटी पर, अगर आपका कैपेसिटी ज़्यादा है तो डिमांड अगर कम है तो 100% पर तो नहीं आप क्या करोगे, 100% पर ऑपरेट नहीं करोगे, आप 80 पर करोगे, 50 पर करोगे, 60 पर करोगे, 70 पर करोगे, ये डिसाइड करना पड़ता है। तो कैपेसिटी डिसीजन, कितनी कैपेसिटी, पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि प्लांट की कैपेसिटी कितनी होगी, कि वो 1 मंथ में कितने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। अगर आप ये चाहते हो कि भी जो कैपेसिटी है अगर 1 लाख से ऊपर का प्लांट हम लगाते हैं तो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगा। बट इसके साथ आप ये भी सोचते हो कि अगर 1 लाख से ज़्यादा डिमांड हो गई प्रोडक्ट की, क्या हम इसको आउटसोर्स कर पाएंगे, क्या आउटसोर्स करने पर उस क्वालिटी को हम मेंटेन कर पाएंगे।
या जो मशीन्स हम लगा रहे हैं क्या उससे ओवर टाइम कर सकते हैं, 2 शिफ्ट्स में क्या वर्कर्स को काम करवाएंगे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर वर्कर को हायर करेंगे, मीन्स कितने वर्कर्स रखने हैं, कितनी मशीन्स रखनी है, आपका प्लांट का साइज़ क्या होगा, ये सब कुछ किस में आता है, कैपेसिटी डिसीजन में। दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन कि आपका सेल फोरकास्ट कितना है। अगर आपको लगता है कि जो सेल्स बढ़ती है और वो कभी कभार इतनी सेल्स बढ़ती है और उसके लिए इतना इन्वेस्टमेंट करना वाइज डिसीजन नहीं होगा, तो आप उसके लिए ओवर टाइम का या आउटसोर्सिंग का या डबल शिफ्ट का कोई भी या कॉन्ट्रैक्ट लेबर का वो कोई भी ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। ये हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी किया है। तो कैपेसिटी डिसीजंस में आप क्या लिखेंगे? कैपेसिटी को डिसाइड करने के लिए पहले पीक एंड नॉर्मल डिमांड को एनालाइज करोगे आप, ठीक है। ऑब्वियसली हमें डिमांड पता होनी चाहिए ना, कितनी पीक पर जहाँ नॉर्मल डिमांड कितनी रहती है। फिर आफ्टर दैट आप डिसाइड करोगे कि आपके पास जो है एक्सेस कैपेसिटी आपको कितनी रखनी है, कितनी एक्सेस कैपेसिटी रखनी है। फिर इवन इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट कितना हो जाता है वो भी देखोगे। फिर आप देखोगे, चला गया, हाँ, फिर आप देखोगे कि क्या अगर कम कैपेसिटी रखते हैं तो आउटसोर्स कर सकते हैं, आउटसोर्स से ज़्यादा फिजिबल ऑप्शन होगा, या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करना ज़्यादा फिजिबल होगा, या ओवर टाइम में काम करना फिजिबल होगा, या एक्स्ट्रा मशीनरी लगाना फिजिबल होगा। ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो देखी जाती हैं। एक क्वेश्चन है ना इस पर, उसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है, वही होता है कैपेसिटी डिसीजन। तो इतना लिखना है आपको और कुछ नहीं। इतनी क्या ये पंचायत की हुई है इतनी सारी, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही है इसमें कि दैट इज़ द कैपेसिटी डिसीजंस। अब जो भी कैपेसिटी डिसीजन कर लिया, अभी इतनी कैपेसिटी पर ऑपरेट करेंगे तो उसके लिए उतनी मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? चूजिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। अब जब मशीन्स आप लोगे तो हो सकता है कि आप अब डिसाइड करोगे कि आपको बिग मशीन्स लगानी है या स्मॉल मशीन, 1 लाख प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, बट उसके लिए बिग मशीन्स लगानी है या स्मॉल मशीन्स लगानी है, ये आप डिसाइड करोगे। यहाँ पर क्या डिसाइड किया जाता है कि आपको लार्ज मशीनरीज लगानी है या स्मॉल मशीनरीज लगानी है। दिख रहा है? अच्छा, अगर लार्ज होता है तो नंबर ऑफ़ सेटअप्स कितने होंगे, स्मॉल होता है तो नंबर ऑफ़ सेटअप्स कितने होंगे, कितना कॉस्ट इनकर्ड होता है वो आपको देखना पड़ेगा। आफ्टर दैट आपको देखना पड़ेगा कि स्मॉल मशीन में क्या फ़ीचर्स हैं, बिग में क्या हैं फीचर्स ऑफ मशीनरी। जब कोई भी मशीन है उसमें क्या क्या फ़ीचर्स होने चाहिए, कितने फ़ीचर्स वाली मशीन चाहिए, क्या एक ही मशीन में सारे फीचर्स हों या 2 अलग अलग मशीन्स आपने लेनी है फीचर्स, और कितनी एफिशिएंटली जो हैं ऑपरेट करती हैं। देखो, अगर आप बाइक या कार भी लेते हो ना, अलग अलग होता है कि भाई ये इतनी माइलेज देती है, ये इतनी माइलेज देती है, ये इतनी देर में स्पीड पकड़ लेती है, ऐसा होता है। तो अब आपका बजट कितना है, आपको कितना उसको यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग आप जो है डिसाइड करते हो। समटाइम्स ये है कि कई लोग सोचते हैं कि पूरा फैमिली कार ले लेते हैं, एक बड़ी सी कार लेते हैं, भी हम फैमिली ट्रिप पे बहुत जाते हैं तो वो बड़ी कार है। कई सोचते हैं भी फैमिली ट्रिप पे जाना है तो हायर कर लेंगे, बस 2 कार चाहिए क्योंकि अलग अलग ऑफिस हमें जाना होता है। तो डिपेंड अपॉन आपकी नीड कैसी है, उसके अकॉर्डिंग फैक्ट्री भी ऐसे करती है कि लार्ज रखनी है, स्मॉल रखनी है, कितने नंबर ऑफ़ सेटअप्स होंगे हमारे, या किसी मशीन्स में कितने फ़ीचर्स होंगे, एक ही फ़ीचर्स वाली पूरी मशीन लेनी है या अलग अलग फ़ीचर्स वाले लेने हैं, कितनी एफिशिएंटली किस लेवल पर ऑपरेट होगी। तो ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है जब आप चॉइस करते हो किसकी, मशीनरी या इक्विपमेंट्स की। और इवन इसमें एक और लिख लेना कि लाइन बैलेंसिंग का अलग से वीडियो भी रिकॉर्ड कर रखा है। लाइन बैलेंसिंग को सारा यहाँ एक्सप्लेन कर देना। बताया था ना लाइन बैलेंसिंग क्या होता है कि एक पर जो मशीन है वो 100 प्रोडक्ट जो है वो उसको कहते हैं कि उस पर ऑपरेट करती है, फिर वो आगे वाली मशीन को भेजती है, वो 80 ही कर रही है। तो आपको लाइन बैलेंस करना पड़ेगा ताकि 100 के 100 प्रोडक्ट जो है एट ए टाइम जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, फिनिश्ड गुड्स बन के निकले। तो लाइन बैलेंसिंग का भी ध्यान रखा जाता है। देन इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर देखा जाता है कि कितना इक्विपमेंट पर कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाएगा, फिर उनका जो इक्विपमेंट जो इन्वेस्ट किया है उनका लाइफ क्या होगा। कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो आपको
फ्रिक्वेंटली जो है चेंज करने पड़ते हैं, बट कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं कि जिनका लाइफ टाइम जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो कुछ देर के बाद जो है रिप्लेस करने पड़ते हैं। जैसे घरों में अगर आप बल्ब लो, नॉर्मल बल्ब लेते हो तो 1-2 मंथ्स चलता है, एलईडी लेते हो तो सालों साल चलता है, बट इन्वेस्टमेंट इनिशियली थोड़ी ज़्यादा होती है। आजकल तो सस्ते मिलते हैं, पहले की बात कर रही हूँ। तो डिपेंड अपॉन कि आपको इक्विपमेंट में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, तो कितनी, और उन इक्विपमेंट की कब कब रिप्लेसमेंट होगी, अब हमको कब इन इक्विपमेंट्स को रिप्लेस करना है, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। ये लाइन लिख सकते हो, द डिसीजन टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग मशीन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। अगर कोई मशीन है, क्या हमें वो मशीन सब चेंज करनी है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए क्या हमें एग्जिस्टिंग मशीनरी को चेंज करना पड़ेगा, जहाँ इन मशीन्स को कुछ देर चलाएं फिर रिप्लेसमेंट करें, ये सब कुछ डिसीजन मेकिंग यहीं पर आती है। लास्ट में आ जाता है फिजिकल फैसिलिटीज डिसीजन। देखो अभी तक हमने क्या कर लिया, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी में क्या क्या सोच लिया। बिगिनिंग से आओ, सबसे पहले हमने एक प्लान देखा भी, कॉर्पोरेट प्लान क्या है, कितना प्रोडक्शन करना चाहती है, कैसे प्रोडक्ट्स का करना चाहती है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम एग्जिस्टिंग अपने प्रोडक्शन सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं, फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे वो भी समझते हैं। फिर हम अपने सेल्स फोरकास्ट और मार्केटिंग मिक्स को रिव्यू करते हैं। आफ्टर दैट फिर हम अब उसके अकॉर्डिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं हमें कितने एक्सटेंड तक फिजिकल अपनी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन एक्टिविटी रखनी है, उसके लिए वर्टिकल इंटीग्रेशन देखा जाता है। और उसमें 4 पॉइंट की साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ कितना है, और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फिर हम चॉइस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की चॉइस करने के लिए तो पहले प्रोडक्ट के डिज़ाइन का रिव्यू किया जाता है, फिर हम कैसा मेथड मैन्युफैक्चरिंग का यूज़ करेंगे वो देखा जाता है। उसके लिए हम प्रॉपर मशीन्स, टूल, इक्विपमेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट है उसका सिलेक्शन और लेआउट, एंड आफ्टर दैट उनको प्लान और स्टैब्लिश किया जाता है। फिर किस कैपेसिटी पे ऑपरेट करना है, दैट इज़ टोटली डिपेंड अपॉन पीक और नॉर्मल डिमांड्स कैसी होगी। आपको आउटसोर्स करना है, आपको ओवर टाइम में काम करना है, आपको 2 शिफ्ट में, डबल शिफ्ट्स में काम करवाना है, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है। फिर जो भी कैपेसिटी पर आपने सोचा कि इस कैपेसिटी पे ऑपरेट करना है हमारी फैक्ट्री को, उसके अकॉर्डिंग हम वैसी मशीनरीज और इक्विपमेंट को जो है वो चूज़ करते हैं। फिर कितनी नंबर ऑफ़ मशीनरीज होंगी, या उनके नंबर ऑफ़ सेटअप्स क्या हैं, कैसी एफिशिएंसी होंगी, उनके फीचर्स क्या होंगे, ये सब कुछ चीज़ में डिसाइड किया जाता है। दैन देखा जाता है कि ओल्ड मशीनरी को भी रिप्लेस करना है या न्यू मशीनरीज लानी है, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, कब कब रिप्लेसमेंट होगी, ये सब कुछ करने के बाद अब फिजिकल फैसिलिटी डिसीजन। अब देखा जाता है कि हमें प्लांट को कहाँ पर लोकेट करना है। तो फिजिकल फैसिलिटी डिसीजन में हमारे प्लांट्स जो हैं कहाँ कहाँ पर लोकेट किए जाएंगे। प्लांट एक जगह पर तो नहीं होगा, नंबर ऑफ़ प्लांट, जैसे पेप्सिको है, उनका जो वो कार्बोनेट मिक्स होता है, जो भी आई डोंट नो क्या कहते हैं, जो मिक्स होता है जो वो वाटर में मिक्स करते हैं, उसका प्लांट जो 3 प्लांट्स हैं वो एक ही लोकेशन पर इस्टेब्लिश किए हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, एक ही लोकेशन में। वहीं से वो जो लिक्विड है उनका वो बाकी सभी फैक्ट्रीज में जो है वो भेजा जाता है। अब ये डिसाइड प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में डिसाइड किया होगा, फिर कहाँ कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगी, किस किस एरिया में और किस कैपेसिटी पर हर जो है प्लांट ऑपरेट करेगा, वो सब कुछ डिसाइड करना। तो इसके लिए सबसे पहले तो प्लांट की लोकेशंस कहाँ होगी, तो लोकेशन को डिसाइड किया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर प्लांट जो लोकेशन है, जो जहाँ पर प्लांट आपने सोचा लगाएंगे, वहाँ प्लांट की बिल्डिंग कैसे रखेंगे, क्या वो मीन्स ऐसा है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर ऐसे ऑपरेट होगा या आपका फ्लैट होगा, डिपेंड कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, राइट। अगर प्लेस कम है तो आप फ्लोर वाइज कर सकते हो, प्लेस ज़्यादा है तो आप उसको जो है वो फ्लैट एक लेवल पर जो है वो ऑपरेट करवा सकते हो। फिर प्लांट का लेआउट तो ऑलरेडी मीन्स कौन सी बिल्डिंग कहाँ होगी, कौन सी मशीनरी कहाँ होगी, प्लांट का लेआउट यहाँ पर है कि कौन सा बिल्डिंग किसके पास होगा। देखो जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग में बॉटलिंग जो है सेक्शन कहाँ होगा, फिलिंग सेक्शंस कहाँ होगा, पैकेजिंग सेक्शन कहाँ होगा, वेयर हाउसिंग सेक्शन कहाँ होगा, रॉ मटेरियल कहाँ होगा, राइट। और जो जो सर्विस सेंटर है वो कहाँ होगा, मशीनरी का जो पार्ट्स हैं उसको किस सेक्शन में रखे जाएंगे, ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है, लेआउट के बारे में डिसाइड किया जाता है। फिर हम ये भी डिसाइड करते हैं, अब आपने लोकेशन देख लिया कि भाई यहाँ ऑपरेट करेंगे, वहाँ पर बिल्डिंग हम ऐसे बनाएंगे। और जब आप लोकेशन डिसाइड करते हो ना, आप
ये भी देखते हो कि फ्यूचर में कितना हमें एक्सपेंशन करना है, उसके अकॉर्डिंग लोकेशन डिसाइड की जाती है कि क्या इस लोकेशन में फ्यूचर में एक्सपेंशन करना जो है फिजिबल है या नहीं है। फिर बिल्डिंग भी वैसी बनाई जाती है कि फ्यूचर में हम एक्सपैंड कर सकें उसको। या न्यू मशीनरी, अगर बिग मशीनरीज है उनको फिट करना है तो वो बिल्डिंग में जो है वो उसमें एडजस्टमेंट होनी चाहिए। देन एंड में जो है हम देखते हैं कि जो हमने इक्विपमेंट्स लगाए हैं जो भी, जिनमें उनका मेंटेनेंस कैसे रखेंगे, उनका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कैसे रखेंगे, उनका ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कैसे रखेंगे। कौन सा एक होती है कि टोटल मेंटेनेंस मैनेजमेंट होता है क्या, सॉरी टोटल मेंटेनेंस TPM, टोटल प्रोडक्टिव मैनेजमेंट, राइट, कि छोटी छोटी मेंटेनेंस जो है वो एम्प्लॉयज़ को सिखाई जाती है। बिग मेंटेनेंस कब कब होगी ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है मेंटेनेंस एंड इक्विपमेंट्स में। तो बस इसमें इतना ही लिखना है, दैट इज़ ऑल अबाउट, और कुछ नहीं है। बाकी पंचायत इतनी की हुई है इसमें प्रोडक्शन स्ट्रेटजी में। मैं दोबारा से बताती हूँ इसको याद कैसे करना। बहुत बच्चों को दिक्कत आती, कहते याद ही नहीं रहती। अब दोबारा से सुनो, दोबारा। प्रोडक्शन स्ट्रेटजी क्यों पड़ती है, नीड क्या है? क्योंकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो आपका इन्वेंट्री पाइलअप हो जाएगा, ऑब्वियसली आपके इन्वेस्टमेंट वहाँ पर होगी, उतना सेल्स नहीं होगा, ऑब्सलीट होने के चांसेस हैं। कम प्रोडक्शन होगी तो आप कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। तो दैट्स वाई कस्टमर की नीड को टाइमली सेटिस्फाई करने के लिए और ऑप्टिमम लेवल पर ऑपरेट करने के लिए हमें प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी की रिक्वायरमेंट होती है। अब उसके स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम कॉर्पोरेट प्लान देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रेजेंट प्रोडक्शन सिस्टम कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम सेल्स गोल्स कैसे हैं उसको रिव्यू करते हैं, एंड में उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं। जब हम स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करते हैं तो सबसे पहले हम एक्सटेंट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी देखते हैं कि हमारा वर्टिकल इंटीग्रेशन हमें कैसा करना है। वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कैसा है, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ कितनी है, मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। फिर हम चॉइस करते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों के लिए किया जाता है। इसमें पहले प्रोडक्ट का डिज़ाइन देखा जाता है, फिर जो प्रोडक्शन का मेथड है उसको चूज़ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इक्विपमेंट और मशीनरी को सिलेक्ट किया जाता है, फिर उनका लेआउट देखा जाता है और प्लानिंग एंड एस्टैब्लिश किया जाता है। एंड में किस कैपेसिटी पे आपको जो है कैपेसिटी डिज़ाइन की जाती है कि कितनी कैपेसिटी पर आपको ऑपरेट करना है, डिपेंड अपॉन आपकी पीक और नॉर्मल डिमांड्स कितनी हैं। आप आउटसोर्स करोगे, कॉन्ट्रैक्ट पे करोगे, ओवर टाइम करोगे, डबल शिफ्ट करोगे, ये सब कुछ यहाँ पर डिसाइड होता है। देन हम एंड में जब हमने कैपेसिटी डिसाइड की फिर हम चूज़ करते हैं मशीनरीज और इक्विपमेंट। लार्ज मशीनरी, स्मॉल मशीनरी, कितने फीचर्स होंगे और कितनी एफिशिएंटली वो काम कर सकेंगी, वो सब कुछ यहाँ पर देखा जाता है। देन इक्विपमेंट जो है इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जब हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि कौन सी, अगर ओल्ड मशीनरी रिप्लेस करनी है उसके लिए भी डिसाइड किया जाता है। फिर जब सब कुछ मशीनरी कैपेसिटी सब डिसाइड हो गया फिर हम फिजिकल फैसिलिटी डिसीजन लेते हैं कि हमारा प्लांट कहाँ लोकेट होगा और उसका बिल्डिंग कैसा होगा, उसका लेआउट कैसा होगा और उनमें जो इक्विपमेंट्स लगे होंगे उनकी मेंटेनेंस हम कब कब करेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट योर प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी। इतना ही पढ़ना है आपको। नेक्स्ट बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो MCQ में मैं आपको मार्क करवाऊंगी। नेक्स्ट करेंगे हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। चलो ब्रेक ले लो आप।